नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी के अपने परिवार फेमस नॉलेज परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज छोटा पैकेट बड़ा धमाल में आने वाला है भूकंप। दोस्तों आज यानी कि हम जानेंगे भूकंप के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं भूकंप। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा एक दूसरा वीडियो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं पृथ्वी का ये जो बाहरी सतह है, सतह पर ही स्थित होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र के ठीक नीचे ही स्थित होता है केंद्र, यानी कि जहाँ पे भूकंप आता है दोस्तों उसके ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है। जब भूकंप आता है तो भूकंप सीधे पृथ्वी की सतह की ओर चलता है, तेजी से जब सतह की ओर बढ़ता है, जहाँ पर जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुँचता है पृथ्वी की सतह पर, जहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है वहीं पे हमारा होता है अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र पे दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी तरंगे यानी पी वेव्स पहले सबसे पहुँचते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर से डॉट डॉट किया गया है ये पी तरंगे हैं, और जो ब्लैक कलर से ये एस तरंगे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा भूकंप। आइए देखते हैं कि भूकंप क्या होता है, किस तरह से आता है, कितने तरंगे इसके हैं। तो दोस्तों भूकंप की बात करें दोस्तों अगर, तो भूकंप जो है पृथ्वी की आंतरिक व बाह्य बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। जब पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य बलों के कारण जब ऊर्जा का निष्कासन होता है तो उसकी वजह से तरंग उत्पन्न होता है। जब वो तरंग बहुत तेजी से गति करता है तो कंपन उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी में, जिस स्थान पर कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं निष्कासन होता है तो जिसके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, और वो तरंगें जब फैलकर जब माध्यम में चलती हैं तो वहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है, तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूकंप का अध्ययन जो होता है इस सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये आप याद रखिएगा कि जो भूकंप का अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों भूकंप आने का कारण क्या, भूकंप आने के रीजन क्या है, तो मुख्य रूप से इसके दो रीजन हम जानेंगे। एक होता है प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। पहला है दोस्तों देखिए प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में अगर हम दोस्तों देखें तो ज्वालामुखी का आना, वलन व भ्रंशन का होना, प्लेटों की गतिशीलता, जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में गति करती हैं तो इस कारण से भूकंप आ जाता है। और एक होता है प्लूटोनिक घटनाएं। ठीक है दोस्तों, अगर मानवीय कारणों की बात करें तो मानवीय कारण कौन कौन सी हैं। मानवीय कारण में दोस्तों परमाणु परीक्षण, जब परमाणु परीक्षण होता है उसमें धरती कांप जाती है जहाँ पे होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, उसी समय पे वहाँ पे लगभग में 400 किलोमीटर तक कंपन देखा गया था। तो वही होता है मानवीय कारण परमाणु परीक्षण। और अस्थिर क्षेत्रों में बांधों जलाशयों का निर्माण करना की वजह से भी कभी कभी भूकंप आ जाते हैं मानवीय कारण से। दोस्तों अगर इसका पता लगाना कब पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है, तो जब वायुमंडल है, जिस वायुमंडल के जिस विशेष क्षेत्र में, जब वायुमंडल के किसी विशेष क्षेत्र में रेडॉन गैस, याद रखिएगा रेडॉन गैस, जब रेडॉन गैस की अधिकता होती है, रेडॉन गैस जब बढ़ जाता है तो उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, भूकंप आने वाला है। तो जब रेडॉन गैस अधिकता हो जाए किसी वायुमंडल के किसी विशेष क्षेत्र में तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना हो जाती है। दोस्तों जब भूकंप आता है तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं जब, तो मुख्य रूप से 3 तरंगे होती हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी तीनों तरंगे हैं। दोस्तों पहला है प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहते हैं इसे, और प्राइमरी वेव्स की वजह से इसे पी तरंगे भी कहते हैं, इसे पी वेव्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्राइमरी तरंग को पी वेव्स भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और ये ध्वनि की भांति ही गति करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो प्राथमिक तरंगे पी तरंगे हैं, ये ध्वनि की भांति ही ये भी गति करती हैं। उसके बाद देखें ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं, पृथ्वी में किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पी तरंगे जो हैं वो नीचे तक आ रही हैं, बाकी यस तरंगे हैं जो वो नीचे तक नहीं आ रही, यानी कि तरल माध्यम में यस तरंगे नहीं चल पा रही हैं। लेकिन जो पी तरंगे हैं, प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स हैं जो, ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका औसत वेग है जो वो औसत चाल है जो किस गति से चलता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकता है। दोस्तों ये ठोस की तुलना में तरल माध्यम में जब आता है तो इसकी चाल जो है वो कम हो जाती है, यानी कि
तरल की अपेक्षा ये ठोस माध्यम में तेज गति से चलता है। तरल में इसकी चाल जो होती है धीमी हो जाती है ठोस की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों द्वितीयक तरंगों की, यानी कि इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और सेकेंडरी वेव्स की वजह से इसे यस तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे यस तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। ये प्रायः अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें यानी कि ट्रांसवर्स तरंगें होती हैं, और ये प्रकाश की भांति गति करती हैं। जो प्राथमिक तरंगें थी पी तरंगें, वो ध्वनि की भांति गति कर रही थी, लेकिन ये जो द्वितीयक तरंगें यस तरंगें होती हैं, यस वेव्स, ये प्रकाश की भांति अपनी गति करती हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये केवल जो है ना वो ठोस माध्यम में, केवल ठोस माध्यम में ही ये गति कर पाती है। यस तरंगें जो होती हैं तरल माध्यम में गति नहीं करती हैं, ये बस ठोस माध्यम में गति करती हैं। इसकी औसत गति की बात करेगा दोस्तों, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये जो है आप देख पा रहे हैं सेकेंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये चलता है। इसके बाद अगर दोस्तों तीसरा देखें अगर, तो तीसरा हमारा धरातलीय या सतही वेव्स, धरातलीय या सतही तरंगें इसे कहते हैं, और इसे लॉन्ग वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अधिक दूरी तय करता है, इसलिए इसे यल वेव्स भी कहते हैं। इसे यल वेव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है, क्योंकि जो ये यल वेव्स होता है ये पृथ्वी के सतह के समानांतर गति करता है, इसलिए ये धरातलीय वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि सतह को पकड़ के ही चलता है, इसलिए ये ज़्यादातर धरातल को ही प्रभावित करता है, ऊपरी भाग को पृथ्वी के। ये अत्यधिक विनाशकारी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जब पृथ्वी की सतह के बराबर चलता है तो इससे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचता है जब भी ये आता है, तो इसलिए ये विनाशकारी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत लंबा मार्ग तय करता है। ये हालांकि गति इसकी बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत दूरी तय करता है। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये बहुत लंबी दूरी तय करता है। ये तीनों माध्यम में चल सकता है। ये ठोस माध्यम, तरल माध्यम और गैसीय माध्यम में, तीनों माध्यम में ये गति कर सकता है। इसकी खोज है दोस्तों HD लव ने की थी। HD लव है जो, उन्होंने किया था इसका खोज, इसलिए इसे लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। HD लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गति दोस्तों होती है, अगर इसकी गति की बात करें तो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि इसको मापने का यंत्र कौन कौन सा होता है, किस तरह से ये मापा जाता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों जो ये भूकंप है, इसकी तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। सिस्मोग्राफ कहते हैं उसको, जिससे ये नापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दोस्तों इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे भूकंप नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और सिस्मोग्राफ जो होता है दोस्तों, इसके 3 स्केल होते हैं। सिस्मोग्राफ के दोस्तों 3 स्केल होते हैं। अगर पहला बात करें तो पहला होता है राशि फेरल, एक होता है राशि फेरल। दूसरा दोस्तों होता है हमारा मर्केली स्केल। दूसरा होता है मर्केली स्केल, और तीसरा होता है हमारा रिक्टर स्केल, जिसे आप रिक्टर पैमाना के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है रिक्टर स्केल। अगर राशि फेरल की बात करें दोस्तों, अगर राशि फेरल की बात करें तो ये जो राशि फेरल होता है, इसका जो मापक होता है, ये इसका मापक जो है 1 से 11 तक दर्शाया गया है। और जो ये मर्केली फेरल है,
इसमें 12 तक इसका मापक है, जो मापक, इसका जो मापक है ये 12 तक दर्शाया गया इसके स्केल पे। लेकिन ये जो रिक्टर स्केल है दोस्तों, ये जो रिक्टर स्केल है इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम था चार्ल्स रिक्टर। इन्होंने इसका खोज किया था 1935 में। 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर पैमाने का खोज किया था। दोस्तों ये एक गणितीय मापक यंत्र है, जिसका पैमाना होता है 0 से लेकर 10 तक, जिसपे 0 से लेकर 10 तक मापक यंत्र दर्शाया गया होता है, पैमाना दर्शाया गया होता है। और जो दोस्तों जो पहला होता है, पहला जो पैमाना होता है, पहला अंक होता है, जो उससे जो दूसरा वाला आता है, दूसरा वाला जो अंक आता है वो पहले से 10 गुना अधिक होता है। यानी मान लीजिए पहले 1 अगर दर्शाया गया है तो जो दूसरा वाला होगा इसका 10 गुना होगा, 10 होगा। इससे जो अगला होगा इसका 10 गुना होगा, तो यानी ये 100 होगा। और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, यानी कि पहले वाले का 10 गुना अगला वाला आता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों रिक्टर स्केल, ये मापने का यंत्र हो गया। और दोस्तों एक चीज़ रह गया आपको, ये जो भूकंप अगर सागरीय क्षेत्रों में आता है, जैसे कि जापान में जब ये भूकंप आता है ना, तो उस जगह जापान में जब ये भूकंप आता है तो वहाँ पे इसे सुनामी के नाम से जानते हैं। तो सुनामी है जो, ये जापानी भाषा भी है, एक जापानी नाम है, और ये जापान में भूकंप को सुनामी के नाम से जानते हैं जब ये सागरीय क्षेत्रों में आता है। तो दोस्तों तो आज हमने जाना भूकंप, और फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।